हेलो एवरीवन। अभी हम लोग कवर कर रहे हैं प्राचीन भारत, जिसमें हमने अभी तक हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना। अब हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता भारत की एक प्राचीन सभ्यता है, जिसका कालखंड 1500 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का कालखंड 1500 से 1000 बीसी तक माना गया है और उत्तर वैदिक काल का कालखंड 1000 से 600 बीसी तक माना गया है। पूर्व वैदिक काल में की जानकारी हमें ऋग्वेद के माध्यम से मिलती है और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद से मिलती है। अर्थात ऋग्वेद जो था वह पूर्व वैदिक काल में रचित माना गया है, जबकि सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद उत्तर वैदिक काल में रचित माना गया है। अब हम लोग बात करते हैं मूल निवासी की। तो आर्य इसके मूल निवासी कहलाए। वैदिक सभ्यता आर्यों की सभ्यता कही जाती है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। तो वैसे सबसे प्रचलित मत भी यही है कि आर्य कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य आर्कटिक प्रदेश से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का यह कहना था कि आर्य तिब्बत के निवासी थे। वहीं डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा है कि आर्य जो थे वो आल्पस पर्वत से की तरफ से आए थे। तो यह हमें याद रखना है कि किस हिस्टोरियन ने क्या कहा है, किस इतिहासकार का क्या कथन है या किस प्रमुख व्यक्ति का क्या कथन है आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में, कि आर्य कहाँ से आकर भारत के पंजाब के क्षेत्र में बसे और फिर वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई। तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्कटिक, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत और संपूर्णानंद के हिसाब से आल्पस पर्वत। मैक्स मूलर वाला स्पेशली पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में, बाल गंगाधर तिलक वाला भी पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं स्रोत की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो साहित्यिक स्रोत तो वेद है, वेदों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि यह सभ्यता किस प्रकार की थी। तो वहीं पुरातात्विक सोर्स जो है वो पुरातात्विक सोर्स बोगाज कोई का अभिलेख, यह 1400 बीसी का अभिलेख है, जिसमें हमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य नामक देवता की जानकारी मिलती है। अब हम लोग आते हैं विशेषता पे। तो यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। पुरुष प्रधान समाज था। भाषा मुख्य रूप से संस्कृत थी इस समय की। मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, जो एक नशीला पदार्थ भी माना गया है। मुख्य भोजन दूध और दूध से बने पदार्थ थे, क्योंकि इस समय के लोग जो थे वो गायों को पालते थे और गायों का बहुत ही महत्व था इस समय में। जो दूध और दूध से बने पदार्थ जो था वो मुख्य भोजन था। यह पूछा भी जा चुका है। मुख्य देवता अग्नि, इंद्र, सोम, ये तीनों रहे हैं। इसके अलावा भी और भी देवता हुए हैं। पूजनीय पशु गाय को माना गया है। प्रिय पशु घोड़ा को माना गया है। महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है, क्योंकि सरस्वती नदी उस समय की एक प्रमुख नदी थी। अब हम लोग आते हैं वेद के बारे में चर्चा करेंगे कि चारों वेद किस तरीके से क्या रहा। तो वेद का अर्थ है ज्ञान। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद का क्या अर्थ है। सबसे प्रथम वेद जो है वह ऋग्वेद था। यह भी पूछा जाता है कि प्रथम वेद कौन सा था, तो ऋग्वेद था, जिसकी रचना वेद व्यास ने की। इसमें 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे और 10,462 ऋचाएँ थी। ऋग्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को होत्री कहते थे। अब कुछ प्रमुख यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस मंडल में क्या है, यह भी पूछा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। सावित्री देवता को, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री देवता या देवी जो भी है उनको समर्पित है। तो यह भी पूछा जाता है। गायत्री मंत्र गायत्री नहीं होगा, सावित्री होगा। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है, यह भी पूछा जा चुका है। 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उसको हम लोग खिल कहते हैं। और 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज अर्थात 4 वर्णीय समाज के बारे में जानकारी मिलती है।
पुरुष सूक्त के माध्यम से, जहाँ हमें यह पता चलता है कि समाज 4 वर्गों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके अलावा 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन है, यह भी प्रमुख है। इसमें सुदास और 10 जन अर्थात जैसे समाज छोटे छोटे पहले कुल था, फिर विष था, तो इस प्रकार से जन था। तो 10 जनों से सुदास नाम के व्यक्ति का युद्ध हुआ, जिसमें कि वह विजयी रहा। तो यह भी पूछा जाता है कि 10 राज युद्ध की चर्चा कहाँ मिलती है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और इस युद्ध में कौन विजयी रहा, तो सुदास इस युद्ध में विजयी रहा। इंद्र प्रमुख देवता थे, पहले भी बताया है। इनको समर्पित 250 ऋचाएँ देखने को मिली हैं, ऋचाएँ अर्थात मंत्र। अग्नि को समर्पित 200 ऋचाएँ देखने को मिली हैं ऋग्वेद में। अब हम लोग यजुर्वेद के बारे में अध्ययन करेंगे कि यजुर्वेद में मुख्य रूप से मंत्र, बलि के समय के अनुष्ठान के लिए नियम, यज्ञों के नियम, यह सब किस वेद में देखने को मिलता है, यजुर्वेद में। तो अगर पूछा जाएगा कि यज्ञों के नियम कहाँ देखने को मिलते हैं, तो यजुर्वेद में। इसके पाठकर्ता को अर्थात पढ़ने वाले को अथर्वयु कहा जाता था, और यह वेद गद्य और पद्य दोनों में देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे सामवेद के बारे में। तो सामवेद मुख्य रूप से भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, और इस वेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र मिलते हैं, और इसके पाठकर्ता को उदात्री भी बोलते हैं या फिर उद्गाता भी बोलते हैं, क्योंकि गायन से संबंधित वेद है तो उद्गाता ऐसे भी याद रखेंगे हम लोग। उसके बाद सबसे बाद का जो वेद है वो है अथर्ववेद। इसमें मनुष्य के विचार, अंधविश्वास, जादू टोना, ये सब बताया गया है। इसमें पुत्री के जन्म की निंदा की गई है। ऐसा भी माना जाता है कि अथर्ववेद के कुछ मंत्र ऋग्वेद से भी अधिक पुराने हैं। और इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, तो इसके पाठकर्ता को ब्रह्मा भी कह सकते हैं। अब हम लोग आते हैं पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के जीवन को देखेंगे। मतलब पूर्व वैदिक काल में कैसा जीवन था, उत्तर वैदिक काल में कैसा जीवन था, तो उसको हमने अलग अलग विषयों में बांट लिया है। जैसे पहले राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। तो उस समय जो था, एक तरफ हमने पूर्व वैदिक काल को रखा है, दूसरी तरफ उत्तर वैदिक काल को रखा है, और उसी के साथ साथ हम लोग देखते जाएंगे कि क्या क्या अंतर आया दोनों में। तो पूर्व वैदिक काल में जो राजनीतिक जीवन पे अगर हम लोग चर्चा करें, तो उस समय में कबीलाई जीवन था, अर्थात छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था समाज, और प्रत्येक कबीले को मतलब चलाने के लिए एक राजन होता था। यह प्रायः वंशानुगत नहीं होता था, मतलब किसी व्यक्ति को चुन लिया जाता था और वह राजन कहलाता था, अर्थात राजा। राजन के सहयोग के लिए समिति, सभा, विधत और गण जैसी संस्थाएं थीं, जिसमें समिति और सभा प्रमुख हैं। समिति आम सभा होती थी, मतलब आम लोगों की सभा होती थी, और इसमें महिलाओं को भी पार्टिसिपेट करने दिया जाता था, अर्थात महिलाएं भी इसमें भाग लेती थी। तो सभा जो थी वो कुलीन लोगों की सभा थी, मतलब कि बहुत अच्छे उच्च वर्ग के लोग सभा में जाते थे, और ये दोनों मिलकर राजा को सहयोग करते थे कार्य चलाने में, कबीलों का कार्य चलाने में। विदत जो थी, इस संस्था का मुख्य कार्य उपज या लूट के संपत्ति का बंटवारा करना था, और विदत ही सबसे प्राचीन मानी गई है सभ्यता। विदत सबसे प्राचीन जो एक सभा, मतलब हर एक तो सभा ही थी, तो विदत सबसे प्राचीन सभा मानी गई है। गण भी कुलीन लोगों की सभा होती थी, लेकिन मुख्य रूप से प्रश्न, समिति, सभा और विदत से ही आते हैं। इन सभाओं के जो अध्यक्ष होते थे समिति के, तो उनको ईशान कहा जाता था। उसके अलावा राजा के सहयोग के लिए विभिन्न अधिकारी होते थे, जिनको रत्निन या रत्नी कहते थे। पुरोहित होते थे, पुरप होते थे, दुर्गपति अर्थात किलों की रक्षा का कार्य यह देखते थे पुरप। स्पस नाम के जो अधिकारी होते थे, इनका काम होता था, गुप्तचर होते थे, ये पता लगाते थे कि समाज में क्या चल रहा है गुप्त रूप से। सेना
नियमित नहीं थी इस समय की, अर्थात युद्ध ज़्यादातर नहीं लड़े जाते थे, और जब लड़े जाते थे तो कुछ लोगों को बुला लिया जाता था और फिर बाद में वो लोग दूसरे कार्य में लग जाते थे। तो सेना कोई नियमित यहाँ पे नहीं देखी गई है। कर व्यवस्था कैसी थी इस समय की? तो स्वेच्छा से लोग कर देते थे, और जिसको कि हम लोग बलि कहते हैं। यह पूछा गया है क्वेश्चन कि स्वेच्छा से दिया गया कर क्या कहलाता है? तो बलि। न्याय व्यवस्था भी उतनी अधिक सुदृढ़ नहीं थी, क्योंकि कोई न्यायपति या न्यायालय इस तरह का कुछ नहीं देखने को मिला है। प्रायः सभा समिति ही न्याय का कार्य करती थी, या फिर सभा समिति के सहयोग से राजा न्याय का कार्य करता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल में राजनीतिक जीवन किस तरीके का रहा। उसके बाद हम लोग आते हैं अब उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब जन का आकार बढ़ा और जनपद धीरे धीरे बनने लगे। बाद में महाजनपद भी हम लोग पढ़ेंगे, महाजनपद एक अलग टॉपिक होगा। राजा के महत्व और शक्ति में वृद्धि हुई। तो राजा के महत्व में वृद्धि होगी तो जो उनकी सहायक समिति सभा थी उनके महत्व में कमी हुई। राजा अब वंशानुगत हो गया, पहले राजा वंशानुगत नहीं था। उत्तर वैदिक काल में राजा वंशानुगत हो गया, अर्थात जिसका पिता राजा होगा उसका ही पुत्र भी राजा होगा। पहले राजा किसी भी व्यक्ति को चुना जाता था। सभा समिति के महत्व में कमी आई, या तो मैंने बता दिया कि राजा का पोजीशन ज़्यादा शक्तिशाली हुआ तो सभा समिति के महत्व में कमी आ गई। अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई, अब 17 अधिकारी हो गए थे। कर का विस्तार हुआ, कर नियमित रूप से लिया जाने लगा, क्योंकि पहले कृषि कार्य ज़्यादा नहीं होता था, बाद में ज़्यादा कृषि कार्य होने लगा रेगुलर, तो कर में भी विस्तार हुआ। सेना की संख्या में वृद्धि की गई, वैसे पूर्णतः उतनी भी ज़्यादा वृद्धि नहीं की गई, पूर्णतः नियमित नहीं थी। यहाँ वृद्धि लिख दिया, पूर्णतः नियमित अभी भी नहीं हुई थी, लेकिन पहले के तुलना में अब सेना की संख्या में वृद्धि हुई, सेना नियमित भी पहले की अपेक्षा में हुई। यहाँ पे कुछ स्पेस है, अगर बाद में हम लोगों को कुछ पॉइंट मिलेगा किसी भी सेट में तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब हम लोग आते हैं आर्थिक जीवन की तरफ कि आर्थिक जीवन कैसा था उस समय में, पूर्व वैदिक काल में कैसा था और उत्तर वैदिक काल में कैसा था। तो पूर्व वैदिक काल में मुख्य पेशा पशुपालन रहा, पशु पालते थे लोग, और इसीलिए राजा को गोपति भी बोला जाता था, क्योंकि गाय को बहुत ही महत्वपूर्ण पशु माना गया है उस समय का। गाय ही आर्थिक जीवन का आधार था, ऐसा कह सकते हैं। दुग्ध के बने हुए उत्पाद ज़्यादातर लोग खाते थे, मुख्य भोजन भी दूध या दूध से बने उत्पाद ही थे। पूर्व वैदिक काल में पशुपालन मुख्य पेशा था। पूजनीय पशु गाय थी, जिसका वर्णन 176 बार ऋग्वेद में किया गया है। प्रिय पशु जो था वह घोड़ा था। उसके बाद सेकंड नंबर पे पूर्व वैदिक काल में आता है कृषि। तो गेहूँ जौ ये सब उगाया जाता था। उद्योग सीमित थे, क्योंकि धातु की खोज उस समय तक नहीं हुई थी। धातु में सिर्फ तांबा ही प्रचलित था, अर्थात पहला खोजा गया धातु जो था वो तांबा था। यह भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए चूँकि धातु ज़्यादा नहीं थे तो उद्योग भी ज़्यादा नहीं थे। व्यापार विनिमय के द्वारा होता था, अर्थात एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती थी। इस व्यवस्था को विनिमय व्यवस्था कहते हैं। और केवल आंतरिक व्यापार होता था, अर्थात विदेशों से व्यापार का प्रचलन नहीं था। मुद्रा का प्रयोग इस समय में नहीं होता था। मुद्रा का प्रयोग 600 बीसी के बाद देखने को मिला है। तो ना ही पूर्व वैदिक काल में ना ही उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रयोग देखने को मिला है। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल में आते हैं। तो पूर्व वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि लोहे की खोज हो गई 1000 बीसी में, और 1000 बीसी से 600 बीसी मतलब बीसी मतलब उस ईसा पूर्व में ही उत्तर वैदिक का कालखंड रहा है। तो लोहे की खोज होने से क्या हुआ कि हल वगैरह बनाए जाने लगे। तो अब प्रमुख पेशा क्या हो गया? कृषि हो गया, क्योंकि कृषि कार्य में सुगमता आ गई। काठक संहिता नामक एक पुस्तक है, उससे हमें 24 बैलों वाले हल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और अब पशुपालन जो था वह सेकेंडरी हो गया, मतलब अब प्रमुख पेशा कृषि था।
उद्योग और व्यापार का भी धीरे धीरे विकास हुआ, क्योंकि लोहे की खोज अब हो चुकी थी। विदेशी व्यापार की शुरुआत भी उत्तर वैदिक काल में मानी जाती है। सिक्कों का प्रचलन अभी भी नहीं था, अर्थात लोग अभी भी उद्योग और व्यापार विनिमय प्रणाली के द्वारा ही कर रहे थे, अर्थात एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु लेकर इस तरीके से व्यापार करते थे। आर्थिक प्रगति में अब नगरीकरण थोड़ा थोड़ा शुरुआत देखने को मिलता है इस काल से। तो इस प्रकार हम लोग आर्थिक जीवन में मुख्य अगर अंतर कहा जाए तो यही आया कि कृषि अब प्राइमरी हो गया, मतलब प्राथमिक पेशा बन गया, जिसके कारण उद्योगों की भी वृद्धि हुई। तो ये सब हमने अभी देखा कि क्या अंतर रहा दोनों में। बाकी अगर समानता है तो मुद्रा का प्रयोग इधर भी नहीं है, मुद्रा का प्रयोग इस तरफ भी नहीं है, पूर्व वैदिक काल में भी नहीं और उत्तर वैदिक काल में भी नहीं। अब आते हैं हम लोग सामाजिक जीवन की तरफ। तो सामाजिक जीवन पूर्व वैदिक काल में कैसा था? समतावादी समाज था, अर्थात क्योंकि कबीलों में बटा हुआ था इस समय का समाज, तो ज़्यादा असमानता नहीं थी समाज में। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित था, अर्थात 9वें मंडल में हमें यह देखने को मिलता है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में भी हमें कर्म आधारित व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन दासों की स्थिति उतनी बदतर नहीं थी जैसी यूरोपीय समाज में हमें देखने को मिलती है। दास प्रायः कुछ कार्यों के लिए नियुक्त किए जाते थे और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता था, मतलब दास प्रथा उतनी एक्सट्रीम नहीं थी। सबसे छोटी इकाई इस समय की परिवार मानी जाती है, और परिवार या कुल, परिवार को ही कुल भी बोलते हैं, इसके मुखिया को कुलप बोला जाता था और परिवार का मुखिया प्रायः पिता होता था। तो इस समय का समाज जो था वह पितृसत्तात्मक था, मतलब पुरुष प्रधान समाज था। संयुक्त परिवार देखने को मिला है इस समय में। स्त्रियों की स्थिति जो थी वह अच्छी स्थिति थी, मतलब उपनयन संस्कार किया जाता था स्त्रियों का, शिक्षा लेने का अधिकार भी उनको प्राप्त था। इस समय की कुछ विदुषी महिलाएं हैं, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा आदि, इन लोगों का नाम याद रखना है। इस समय में दहेज प्रथा नहीं थी, मतलब पूर्व वैदिक काल, अभी हम लोग पूर्व वैदिक काल पढ़ रहे हैं, तो पूर्व वैदिक काल में क्या थी? दहेज प्रथा नहीं थी। नियोग प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है। नियोग प्रथा का मतलब है पति की मृत्यु के बाद देवर से विवाह किया जा सकता था। तो इस तरीके से स्त्रियों की स्थिति जो थी वो कुछ अच्छी थी। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों भोजन देखने को मिला है, लेकिन मुख्य भोजन दूध या दूध से बने उत्पाद रहेंगे, यह याद रखना है। अब हम लोग आते हैं सामाजिक जीवन उत्तर वैदिक काल में। तो इस समय में परिवार, कुल के बाद ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र, इस तरीके से वृद्धि देखने को मिलती है कि अब बड़े बड़े टुकड़ों में समाज बट गया था। मतलब पहले सिर्फ कबीला होता था, छोटे छोटे टुकड़े होते थे और उनका एक राजा होता था, राजन बोलते थे जिनको। अब कबीलों का आकार बढ़ते बढ़ते ग्राम, जन, राष्ट्र इस तरीके से हो गया था। अब वर्ण कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो गया, अर्थात ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। इस काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में भी युद्ध देखने को मिलता है, क्योंकि अब ये लोग ब्राह्मण चाहते थे कि मेरी ज़्यादा प्रतिष्ठा रहे समाज में, मुझे सबसे उच्च दर्जा मिले। क्षत्रिय भी यही चाहते थे कि मेरी सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा हो समाज में। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा मतभेद देखने को मिलता है। 4 वर्णीय समाज तो हम लोगों को पता है, ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र आते हैं। इसी समय में गोत्र नामक संस्था का भी उद्भव देखने को मिलता है, अर्थात गोत्र अर्थात गौधन एकत्र होना। मतलब गाय पता है कि बहुत ही पूजनीय पशु थी, तो गायों को पालने वाले जो एक लोग होते थे, लोगों का जो एक समूह होता था, उनमें प्रायः विवाह नहीं किया जाता था। तो गोत्र व्यवस्था की शुरुआत यहीं से देखने को मिलती है कि गायों के एक समूह को पालने वाले लोग एक गोत्र के कहलाते थे। उसके अलावा आश्रम व्यवस्था की शुरुआत भी
यहाँ से मिलती है। मतलब मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांट दिया गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 0 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ और वानप्रस्थ के बाद संन्यास। ब्रह्मचर्य में यह होता था, लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। गृहस्थ में शादी विवाह करके फिर अपने जीवन यापन करते थे अपना। वानप्रस्थ के समय में लोग वन में चले जाते थे, लेकिन वानप्रस्थ में लोग ब्रह्मचर्य वाले लोगों को शिक्षा देते थे। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि उस समय में ऋषि वन में रहते थे और राजपुत्र वहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे, तो इस तरह की कुछ व्यवस्था देखने को मिलती है। उसके बाद आता है संन्यास, जिसमें लोग अकेले जीवन यापन करते थे। स्त्री की स्थिति में अब गिरावट देखने को मिली है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति गिरी। समिति में भागीदारी नहीं लेने दी जाती थी स्त्रियों को। पर्दा प्रथा की शुरुआत हो गई। हालांकि कुछ विदुषियाँ इस कालखंड में भी रही हैं, जैसे मैत्रेयी, गार्गी, ये सब। उसके अलावा दास प्रथा भी इस समय में भी देखने को मिलती है, जो कि पहले के जैसी ही थी। 8 प्रकार के विवाह का वर्णन देखने को हमें मिला है उत्तर वैदिक काल में। अर्थात वैदिक काल में अनुलोम विवाह ऐसा था जिसमें पुरुष उच्च कुल का होता था और महिला निम्न कुल की होती थी, और प्रतिलोम में महिला उच्च कुल की होती थी और पुरुष निम्न कुल का होता था। इस तरीके से हम लोग अब सामाजिक जीवन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं धार्मिक जीवन। ये धार्मिक जीवन कैसा था? तो प्रकृति पूजा होता था पूर्व वैदिक काल में। बहुदेवीवाद था, मतलब बहुत सारे देवी देवता की पूजा की जाती थी। इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे। 250 बार इनका वर्णन आया है ऋग्वेद में। इनको पुरंदर भी कहा जाता था। उसके बाद अग्नि मध्यस्थ देवता के रूप में माने गए हैं, मतलब देवता और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ अग्नि को माना गया है। इनकी चर्चा 200 बार है ऋग्वेद में। वरुण वर्षा के देवता माने गए हैं। सविता चमकते सूर्य की देवी या देवता, जो भी कह लीजिए, वो थे। इन सविता देवता को ही समर्पित है गायत्री मंत्र, या देवी को समर्पित है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सविता। ये याद रखना है, ये पूछा जाता है। मित्र जो है वो उगते सूर्य के देवता माने गए हैं। अश्विनी चिकित्सा से संबंधित, मतलब रोगों को हरने वाले देवता अश्विनी थे। पूषण पशुओं के देवता और औषधि के देवता थे। सोम जो थे वो वनस्पति के देवता थे। सोम देवता का वर्णन हमें ऋग्वेद के 9वें मंडल से मिला है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। के बाद हम लोग आते हैं उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन पर। तो यज्ञ कर्मकांड का महत्व बढ़ा, क्योंकि अब कृषि मुख्य आधार हो गया जीविका के लिए, तो लोगों के पास अब कुछ धन संपत्ति में भी वृद्धि हुई। तो पहले के समाज ज़्यादा समतावादी था। अब थोड़ी असमानताएं समाज में देखने को मिल रही थी। ब्राह्मण क्षत्रिय के संघर्ष का दौर था, ये मैंने पहले भी बताया है। प्रमुख देवता अब प्रजापति हो गए। पहले इंद्र थे, अब प्रजापति हो गए, और सृजन के देवता इनको माना गया है। रुद्र पशुओं के देवता हो गए। पहले कौन थे पशुओं के देवता? पूषण। उत्तर वैदिक काल में रुद्र हो गए पशुओं के देवता। वरुण जल के देवता। पूषण अब शूद्रों के देवता हो गए उत्तर वैदिक काल में। बहुत सारे यज्ञ भी किए जाते थे, जैसे कि राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन, अश्वमेघ यज्ञ राज्य विस्तार, कर्मकांड और बलि की प्रधानता हुई। हालांकि उपनिषदों में इसकी निंदा की गई है, लेकिन कर्मकांड और बलि की प्रधानता उत्तर वैदिक काल में हुई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उस समय का जीवन कैसा था, पूर्व वैदिक काल का भी और उत्तर वैदिक काल का ही, और दोनों को कंपेयर करके पढ़ा। तो अब इसको याद रखना है। बाकी हम लोग वेद के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी हासिल की। अब हम लोग पुराण, उपनिषद, वेदांग, इस सब के बारे में भी बाद में बात करेंगे। कुछ और एक, ये तो पूरा याद करने वाला है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास ख़त्म किया जाएगा। प्राचीन नाम जो है इस तरफ मैंने लिखा है, और आधुनिक नाम इस तरफ लिखा गया है, तो इसको याद कर लेना है। कुब्र, कुर्रम,
कुभा काबुल नदी अब कही जाती है उसी को। वितस्था झेलम, झेलम का प्राचीन नाम वितस्था। चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी। रावी का परुशिनी, पूछा भी गया है ये। सतलज का सतुद्री। व्यास का विपासा। गंडक का सदानीरा। घग्गर का दृशदती। गोमती का, गोमती पुराना नाम था और अब है गोमल नाम। स्वाद का नाम सुवस्तु। तुंगभद्रा पंपा पुराना नाम। तो ये याद रखना है, उसको याद कर लेना है। बस आज का क्लास हम लोग अब यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर से हम लोग वैदिक काल के संबंध में ही पढ़ेंगे और वेद वेदांग के बारे में भी चर्चा करेंगे। बाकी ये जो यहाँ पे जगह है इस तरीके से छोड़ना है, अगर नोट्स आप लोग बना रहे हैं अपने से तो। और उसमें अगर आप लोगों को कुछ नई जानकारी किसी सेट में या फिर किसी बुक में मिलती है तो इस तरफ आप लोग इसमें ऐड करते जाएंगे।